हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप्स को कैसे प्रोडक्ट किया जाता है और उनकी कैसे देखभाल करी जाती है, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, वो सब तो ठीक है कि क्रॉप से फूड मिलता है, पर हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई डू वी नीड फूड? हमें खाने की ज़रूरत क्यों है? हमें फूड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हम लोग हेल्दी रह सकें और हमें ग्रो होने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिल सके, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ पाए, हमारा वेट बढ़ पाए, और जैसे हमें चोट वगैरह लग जाती है वो भी फूड से वो रिपेयर हो जाती है। पर मेरा एक और क्वेश्चन है कि हमें फूड मिलता कैसे है? आखिरकार क्या क्या सोर्सेज हैं फूड के? अब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो फूड कहाँ से ले पाते हैं, कहाँ से उन्हें फूड मिलता है? जो प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। आपने फिर प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब हमने ये क्रॉप्स के बारे में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब होता है कि अगर हम एक लार्ज स्केल पे एक ही तरह का प्लांट उगाएंगे तो उसे हम बोल देते हैं क्रॉप। अब जो हमें ये क्रॉप है ये भी सीजन के ऊपर डिपेंड होती है, और हमारे पास टू टाइप्स की क्रॉप्स है, राबी क्रॉप्स और द सेकंड वन इज खारिफ क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। जो राबी क्रॉप्स होते हैं ये विंटर सीजन में उगती हैं, और विंटर सीजन मतलब इनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च। फॉर एग्जांपल जैसे कि वीट भी राबी क्रॉप है, और ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड एटसेट्रा, ये सब चीज़ें राबी क्रॉप्स में आती है जो कि अक्टूबर टू मार्च के बीच में उगाई जाती हैं। ये रहे कुछ एग्जांपल्स राबी क्रॉप के। अब हम लोग पढ़ते हैं खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीजन में उगती हैं, और रेनी सीजन जो इंडिया में है वो आता है जून से लेकर सितंबर के बीच। खारिफ क्रॉप्स उगाई जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको इसके थोड़े एग्जांपल्स मिल जाएंगे खारिफ क्रॉप्स के। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप्स का फर्स्ट हमारा स्टेप होता है, यहाँ पर हमारे 7 स्टेप्स है क्रॉप को उगाने के लिए। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब कि हमें क्रॉप को लूज करना पड़ता है। सबसे पहला हमारा यही स्टेप है, हमें क्रॉप को अच्छे से प्रिपेयर करना है, सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना है क्रॉप उगाने से पहले। क्या यार, क्रॉप को उगाने से पहले सॉइल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा? ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में। ये सॉइल को प्रिपेयर करना मतलब सॉइल को लूज करना, जिससे जो रूट्स हैं वो अंदर तक, प्लांट की रूट्स अंदर तक जा सकती हैं। और जो लूज सॉइल है वो ये भी उससे जो गैसेस है वो भी अंदर अच्छे से जा पाती हैं, और रूट्स जो है वो अच्छे से ब्रीथ भी कर पाती है। जैसे कि अगर हमने लूज सॉइल रख रखी है तो अंदर की गैस बाहर भी जाएगी, बाहर की गैस अंदर भी आएगी, पर अगर हमने लूज सॉइल नहीं कर रखी तो ऊपर गैस हमारी नहीं जा पाएगी। जो लूजेंड सॉइल होती है वो हेल्प करती है अर्थवर्म और माइक्रोब्स के ग्रोथ में, क्योंकि ये जो है ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवर्म्स। और ये जो है इससे लूज करने से सॉइल के अंदर ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो प्रोसेस होता है क्रॉप को लूज करने, सॉइल को लूज करने का और टर्न करने का, उसका नाम होता है टिल्टिंग और प्लोइंग। हम उसे प्लोइंग और टिल्टिंग बोल सकते हैं। और जो ये होता है क्रॉप को लूज करना, टिल्ट करना, प्लो करना, ये यूज़ होता है प्लो के कारण। जो प्लो होता है ये एक हमारा टूल है, अभी हम टूल के बारे में पढ़ेंगे। जो होता है हमारा, जो ये प्लो है, ये जो हमारा प्लो है ये कुछ इस टाइप का होता है। इसके आगे एक मेटल की निप होती है और ये स्टिक होती है। ये स्टिक जो है सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है हमारे प्लो का। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं प्लो के बारे में। जो प्लो है ये एंशियंट टाइम में यूज़ हुआ करता था फॉर टिलिंग द सॉइल, यानी सॉइल को लूज़ करने के लिए। और इससे की मदद से हम क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर भी डाल सकते हैं। ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। वीड्स को भी रिमूव कर सकते हैं, वीड्स भी हम अभी आगे पढ़ेंगे।
और सॉइल को हम लूज तो कर ही सकते हैं। और इसमें आगे एक ट्रायंगुलर स्ट्रॉन्ग निप होती है जिससे क्रॉप टिल हो पाता है। और जो आयरन स्ट्रिप है, ये जो आयरन स्ट्रिप होती है इसके आगे की, इसका नाम होता है प्लो शेयर। और जो मेन पार्ट होता है प्लो का, लॉन्ग वुड सी जो होती है, ये इसे बोलते हैं हम प्लो शाफ्ट। ये सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है हमारा प्लो का, और ये भी एनिमल से खींची जाती है। जैसे कि दो बैलों ने इस एक प्लो को खींच रहे हैं जिससे पीछे की सॉइल कल्टीवेट हो रही है। तो हमारा नेक्स्ट टूल है हो। हो जो है वो एक सिंपल सा टूल है जो कि वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को लूज करने के काम आता है। ये जो है ये पूरा वुड से या आयरन से बना होता है, और इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग आयरन की बेंड प्लेट भी होती है जो कि ब्लेड की तरह काम करती है, और ये भी एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है सॉइल को टिल्ट करने के लिए। अब जो हमारा काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है हमारा तरीका, जो कि है कल्टीवेटर। आजकल जो है वो कल्टीवेटर यूज़ हो रहा है ट्रैक्टर के द्वारा। कल्टीवेटर जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर एक हमारा ऐसे निप थी आगे का शार्प। अब कल्टीवेटर के अंदर देखो बहुत सारी हैं, यानी कि इससे काम भी बचेगा और लेबर भी बचेंगे, लोगों की मेहनत भी कम लगेगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट स्टेप जो कि है सोइंग, मतलब प्लांटिंग सीड ऑफ अ क्रॉप इन सॉइल। अब हमें सीड सॉइल के अंदर तो हमें क्रॉप के सीड्स तो डालने पड़ेंगे अगर हमें क्रॉप उगानी है। तो ये जो सोइंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइंग करने से पहले फार्मर्स गुड क्वालिटी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं। अब हमें ये भी पता लगाना पड़ता है कि सीड्स अच्छे हैं या बेकार है, तो फार्मर्स उसका पता लगाते हैं, फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टूल। ये जो टूल है ये ट्रेडिशनली काम करा जाता है। वो जो है हमारा फनल टाइप का शेप होती है इसकी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो फार्मर्स हैं और इन्होंने यहाँ पर एक फनल लगा रखा है। यहाँ से वो सीड डालेंगे और वो डायरेक्ट सॉइल के अंदर जाएगा, और यहाँ से एनिमल्स प्लो को पुल कर रहे हैं। तो ये फनल के द्वारा होता है, और ये जो है ये डायरेक्ट डीप जाता है, वो जो हमारा सीड है वो डायरेक्ट डीप जाता है और जिससे हमारी क्रॉप उग जाती है। और जो हमारा नेक्स्ट तरीका है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है ये सोइंग करने के काम आता है, वो भी ट्रैक्टर से। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे सीड्स रख दिए और वो इस कल्टीवेटर के थ्रू यहाँ से नीचे जा रहे हैं और मिट्टी के अंदर घुस रहे हैं ताकि हमारी क्रॉप उग पाए। और ये जो कल्टीवेटर होता है इससे प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर गहराई तक जो हमारे सीड्स हैं वो जाते हैं, और जो हमारी सॉइल है वो भी इससे हमें कवर करना पड़ता है। हमारे जो बीज हैं उन्हें सॉइल से कवर करना पड़ता है ताकि जो भी बर्ड्स हैं वो उन सब को लेके ना चले जाए, क्योंकि अगर हमने ऐसे ऊपर सीड्स डाल दिए तो बर्ड सीड को उठा के ले जाएंगी। और जो सीड ड्रिल है उससे हमारा टाइम भी बचता है और लेबर भी बचता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हमें क्रॉप की अच्छे से ग्रोथ के लिए, अच्छे से डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें प्लांट्स को देना पड़ता है। अच्छा, मतलब हमें सॉइल में मैन्योर या फर्टिलाइजर भी डालना होगा क्या? सच में इतनी मेहनत लगती है क्रॉप को उगाने में? और फर्टिलाइज़र है वो सॉइल के अंदर क्यों डाले जाते हैं? अब जो सेम फील्ड होती है वहाँ पर सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम उसे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिले तो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ताकि सॉइल को अच्छे से और क्रॉप को अच्छे से हमारी ग्रोथ मिल पाए, हेल्दी ग्रोथ हो पाए उनकी। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैन्योर के बारे में। जो मैन्योर होता है ये फार्मर द्वारा बनाया जाता है एनिमल के वेस्ट से और डेड प्लांट से, और जो डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है उससे हमारा मैन्योर बन जाता है, और ये बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। और ये जो है डिकम्पोज्ड मैटर, इसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अलग से न्यूट्रिएंट हमारे क्रॉप्स को देते हैं, और जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाते हैं। और फर्टिलाइज़र के कुछ एग्जांपल हैं यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं फर्टिलाइज़र्स के। पर जो हमारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सॉइल को ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं कर पाते मैन्योर के कंपैरिजन में, और जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो हम उनके ज़्यादा वो फर्टिलिटी नहीं दे पाते हमारे सॉइल को।
करने वाले एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या एडवांटेज है। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो फर्टिलाइज़र से बेटर माना जाता है क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों से ज़्यादा प्रोवाइड करता है सॉइल को मैन्योर। और जो मैन्योर होता है उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है सॉइल की। और जो मैन्योर है उससे सॉइल जो है वो पोरस हो जाती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छेद हो जाते हैं जिससे गैसेस आर पार अंदर बाहर हो सकती हैं। और जो हमारा मैन्योर है उससे हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी अच्छे से ग्रोथ होती है और टेक्सचर भी सॉइल का सही हो जाता है। सॉइल भी हमारी कभी ख़राब नहीं होती अगर हम मैन्योर यूज़ करेंगे तो। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन वो होता है जो हम रेगुलर इंटरवल पे क्रॉप्स को पानी देने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। और हमें हर एक क्रॉप को अलग अलग टाइम पे और अलग अलग सीज़न में हमें पानी देना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें सॉइल की मॉइस्चर कंप्लीट करनी है, मॉइस्चर बढ़ानी है, तो हमें वाटर फील्ड में रेगुलर डालना होगा और वाटर से हमारे जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज है। तो इरिगेशन के सोर्सेज हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। ये सब है हमारे इरिगेशन के सोर्स जहाँ से हम पानी ले सकते हैं इरिगेशन के लिए। अब इसके भी मेथड्स होते हैं हमारे भी इरिगेशन के, ट्रेडिशनल सिस्टम और हमारा नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड। तो हम सबसे पहले ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो है जैसे मोट पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत। ये हमारे कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। और ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। पर जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम के ये सारे सिस्टम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लेस एफिशिएंट भी होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मतलब कि मॉडर्न मेथड्स क्या हैं इरिगेशन के। तो इरिगेशन से हम वाटर को अच्छे से इकोनॉमिकली तरीके से अच्छे से क्रॉप्स तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न मेथड के मेन हमारे ये हैं एग्जांपल्स स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मोटर लगा रखी है और वेल से एक पाइप से वाटर आ रहा है, वो यहाँ पर ये रोटेटिंग नोजल्स वाले पाइप्स के अंदर जा रहा है और ये ऊपर से जो पानी है उनका फुहारा मार रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, यहाँ से हमारी क्रॉप है, मतलब वेल से मोटर से वो आ रहा है पानी और यहाँ से डायरेक्ट डीप में सॉइल के डीप में यानी क्रॉप्स की रूट्स के डीप में ये पानी जा रहा है। अब हमें क्रॉप्स को वीड्स से भी बचाना होता है, यानी कि वीड्स का हमला भी हो जाता है क्रॉप्स पे। तो जो वीड्स होते हैं वो होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स जो कि नेचुरली उग जाते हैं हमारी क्रॉप के अंदर। अनडिजायरेबल मतलब जो हमें मतलब अनवांटेड हमारे प्लांट्स होते हैं जो कि खुद ब खुद उग जाते हैं नेचुरली। और वीड्स को निकालने का प्रोसेस होता है, वीड्स को मारने का एक टाइप से प्रोसेस होता है वीडिंग। और जो वीडिंग होती है वो क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप के सारे न्यूट्रिशंस ले रहे होते हैं और इन्हें यूज़ करा जाता है। जैसे वीड्स को जो मारने के लिए हमें केमिकल्स यूज़ करते हैं वो होते हैं वीडिसाइड्स। और वीडिसाइड्स का एक एग्जांपल हमें दे रखा है 2,4-D। ये एक एग्जांपल है हमारा वीडिसाइड का। और ये जो है ये स्प्रे करे जाते हैं क्रॉप के अंदर, फील्ड के अंदर स्प्रे करे जाते हैं ताकि इससे वीड्स जो है वो मर जाएं, पर इनसे क्रॉप्स डैमेज नहीं होती। ये हमारी एक अच्छी बात है। अब हमने वीड से भी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर लिया। अब हमने क्रॉप को अच्छे टाइम पे पानी भी दिया था, फर्टिलाइज़र मैन्योर सब डाला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब क्रॉप मैच्योर हो जाएगी उसे कट करेंगे और उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। फाइनली यानी मतलब हम हमारी क्रॉप उग गई है, अब तो हमारा काम खत्म, अब बस क्रॉप्स को सेल करना है। जो क्रॉप्स को कट करने का प्रोसेस होता है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। और जो हार्वेस्टिंग है वो करी जाती है क्रॉप्स के एकदम बॉटम से, एकदम ग्राउंड लेवल से उसे क्रॉप को कट करा जाता है। और एक क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। और जो हमारे मैनुअली हम उन्हें कट कर सकते हैं क्रॉप्स को, सिकल और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। सिकल जैसे ये एक रोटेटेड नाइफ टाइप का होता है, हम इससे क्रॉप को हार्वेस्ट कर पाते हैं। और एक मशीन होती है ये हार्वेस्टर, हम इससे भी क्रॉप को कर पाते हैं हार्वेस्ट। अब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट भी कर लिया, पर क्रॉप के अंदर से हमें ग्रेन सीड्स भी तो निकालने हैं।
तो हमें शाफ्ट के अंदर से निकालने के लिए इन्हें हमें करना पड़ता है थ्रेशिंग। ये एक प्रोसेस है थ्रेशिंग, जो कि होता है विनोइंग के द्वारा। विनोइंग मतलब जैसे कि यहाँ से हम एक हाइट पे खड़े हो गए और यहाँ से हमने नीचे एक बर्तन किसी भी चीज़ से हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं। अब जितने भी हस्क है, जितनी भी खराब चीज़ें, जितने भी यहाँ पर भूस वगैरह थी, वो सब निकल गई और जो सारे सीड्स हैं वो नीचे गिर गए। अब हमने क्रॉप को इतना अच्छे से हमने प्रिपेयर कर लिया है, अब हमारी क्रॉप हमारे पास आ गई। अब हमें क्रॉप को अच्छे से स्टोर भी करना पड़ेगा। क्रॉप्स को अच्छे से स्टोर करके रखना, रैट्स से, इंसेक्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और मॉइस्चर से बचा कर रखने को हम बोलते हैं स्टोरेज ऑफ क्रॉप। अब जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे मैन्युफैक्चर करने में, जो कि हमारी क्रॉप्स को मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमें स्टोर करने से पहले जो ग्रेन्स हैं उन्हें अच्छे से ड्राई करना पड़ता है सन के अंदर, ताकि उनके सारा मॉइस्चर सूख जाए और इससे जो इंसेक्ट हैं, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब से क्रॉप बची रहती है। और जो फार्मर होते हैं वो इसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं जूट के बैग्स में और मेटेलिक बिन्स के अंदर। तो ये जो है हमें एक टाइप से हमें लार्ज स्केल पे अब हम क्रॉप को स्टोर कर रहे हैं, ये करी जाती है सिलोज और ग्रेनीज के अंदर। जैसे सिलोज ये मेटेलिक बीन्स के अंदर हमारे यहाँ पर क्रॉप भरी हुई है, और ग्रेनीज जैसे कि हम यहाँ पर जूट बैग्स के अंदर भर के एक बहुत बड़े गोडाउन के अंदर रख देते हैं। और इससे हमें पेस्ट मीन्स मतलब रैट, इंसेक्ट वगैरह से हमारे क्रॉप बची रहती है। हम होम में भी हम अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हैं, जैसे कि हम ड्राइड नीम लीव्स भी डाल सकते हैं अपनी क्रॉप के अंदर, ताकि वो सेफ रहे हमारे होम के अंदर भी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब अगर हम एनिमल्स को बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उन्हें प्रॉपर फूड देते हैं, उन्हें प्रॉपर शेल्टर देते हैं, उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कह देते हैं। और हमें यहाँ पर थोड़ी एडवाइस भी दे रखी है, जो फ़िश है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी हेल्थ के लिए। हमें कॉड लिवर ऑयल भी मिलता है फ़िश से, और जो कि विटामिन डी में बहुत ज़्यादा रिच होता है। और जो फ़िश है वो हमारी हेल्थ के इसलिए गुड है क्योंकि इससे हमारी आई साइट भी इम्प्रूव होती है और हमारी ब्रेन भी इम्प्रूव होता है। यहीं पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।